नमस्कार स्टुडंट्स, आज आपण थर्ड लॉ करणार आहे आणि आपण आता स्टार्ट करणार आहे. तर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लॉ. मराठी निकल जाती है ऐसे ही बीच में से ही. तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ. भाई ये सबसे फेमस लॉ है भाई, न्यूटन इससे फेमस है. न्यूटन फेमस क्यों? सबको बताया भाई. इक्वल एक्शन फोर्स, अरे ये क्या लिखा है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये सबको बताया भाई, लॉ ऑफ कर्मा. एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब ये तो सबको एकदम नहीं, क्या मुंह पे छप चुका है. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली. ओके, ये क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी. ये बहुत बढ़िया लाइन है. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. मतलब मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. ये देखो भाई, रॉकेट उड़ रहा है मस्त. ये रॉकेट दिख रहा है, रॉकेट उड़ रहा है. ये अपना सरफेस है, ये सरफेस है. तो जब रॉकेट उड़ा, यहाँ पे आ जाओ. ये अपना सस्ता रॉकेट, घर पे अभी दिवाली चल रही है. ये जब रॉकेट उड़ा तो जो ये रॉकेट के जो गैसेस है, इन्होंने फोर्स इस जो सरफेस है अपना, धरती है, धरती पे इसने फोर्स लगाया F. तो धरती ने इस पे फोर्स लगाया F. ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो रॉकेट है वो रॉकेट धरती पे फोर्स लगा रहा है और जो धरती है वो रॉकेट पे फोर्स लगा रही है. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लगता है. जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं या पुश करते हैं, तब हम उस चीज़ पे फोर्स लगा रहे होते हैं और वो चीज़ हम पे फोर्स लगा रही होती है. मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे दो डिफरेंट फोर्स लग रहे होते हैं. तो और यहाँ पे लिखा है और एक चीज़, बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर अनेबल टू कैंसिल ईच अदर. ये चीज़ क्या है सर? देखो भाई, अगर ये रॉकेट खुद पे नीचे फोर्स लगाता और फिर धरती इस पे ऊपर फोर्स लगाती, अगर ये दोनों फोर्स इस रॉकेट पे होते तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते, क्योंकि ये तो इक्वल फोर्स है और ऑपोजिट भी है. फिर भी ये कैंसिल नहीं हो रहे. क्यों कैंसिल नहीं हो रहे? क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं भाई. फोर्स जो लग रहा है वो धरती पे लग रहा है और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो रॉकेट पे लग रहा है. समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो रॉकेट है उस पे फोर्स कौन लगा रहा है? अपना अर्थ. ये देखो, अर्थ ने उस पर फोर्स लगाया F और उसने उसके गैसेस से फोर्स अर्थ पे लगाया F. ये दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो फोर्स है, ये जो अर्थ ने उस पर लगाया और अर्थ पे उसने लगाया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब ये F जो है वो एक दूसरे के इक्वल है. अब देखते हैं और क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है F इज इक्वल्स टू एम है. ये तो हमने सेकेंड लॉ में भी पढ़ लिया था, अभी भी पढ़ लेते हैं. F इज इक्वल्स टू एम. एम मतलब मास और ए मतलब एक्सेलरेशन. तो ये भी लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका. अब और एक चीज़ लिखिए, F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2. ये जो चीज़ है, ये अगर एक F1 समझो और ये F2 समझो, तो ये बोल रहा है कि F1 इज इक्वल्स, ये सर तुम बोलोगे कि सर ये माइनस कहाँ से आ गया, आपने तो बोला था इक्वल है. देखो स्टूडेंट्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मानते हो. F इज वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. तो देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, पर जो फोर्स 1 है वो ऊपर लग रहा है और फोर्स 2 नीचे लग रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन दिया गया है, क्योंकि ये अपोजिट ये दर्शा रहा है नेगेटिव साइन. समझ रहे हो? ये जो नेगेटिव है ये बता रहा है कि ये दोनों अपोजिट है. तो चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट. वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स अपॉन, अरे भाई न्यूटन चाचा ने थर्ड लॉ दिया है, बड़ा फेमस है. वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. गिव रीजन. इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, देयर इफेक्ट्स डज नॉट कैंसिल. वो बोल रहा है कि ये तो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, दूसरा फोर्स लग रहा है F और दोनों ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? अरे गधे, अभी तो बताया था, जो फोर्स होगा वो एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दूसरा फोर्स उसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा. मतलब समझ रहे हो, दो अलग अलग बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी. यही बताया है उसने आंसर में भी, टू डिफरेंट बॉडी, अपना बॉडी. ठीक है, आंसर एक बार रीड करते हैं. गिव रीजन का है, व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कम इनटू एक्ट. वो सही बोला, जब दो बॉडी एक दूसरे के इंटरेक्शन में आता तब एक एक्शन फोर्स आता है और एक रिएक्शन फोर्स आता है. समझ रहे हो? कम इनटू एक्ट. ठीक है, अब क्या है, दीज एक्शंस एंड रिएक्शन फोर्सेस
डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। मैं तो वही बोल रहा था भाई तब से कि सेम बॉडी पे नहीं लग रहा, डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। हैंस द इफेक्ट डज नॉट गेट कैंसिल। कैंसिल कब होते हैं? जब एक बॉडी पे लगते, बट एक बॉडी पे तो लग ही नहीं लग रहे, दो दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। तो देखो अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड अपना क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 16 kg। ठीक है, अब लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 16 kg विथ एन एक्सेलरेशन a लिख लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखे? कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। फोर्स पूछ लिया। अरे भाई साहब ये तो इतना इजी पूछ लिया, इतना इजी पूछ लिया। F इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। सो फोर्स कितना आ गया स्टूडेंट्स? 48 न्यूटन। आगे भी कुछ तो पूछा है। इफ द सेम फोर्स, बोल रहा है कि जितना फोर्स अभी निकाला आपने, अगर उतना फोर्स मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 24 kg था उस पर लगाया तो उसका एक्शन कितना, अपना एक्सेलरेशन कितना होगा? हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स तो इतना लगाया उसने, और उसने बोला कि जो मास कैपिटल एम बोल देता हूँ, जो कैपिटल एम मास है वो 24 kg है, तो उसका जो एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन डैश, इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन वो कितना होगा? तो इसको भी निकाल लेते हैं। फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स? 48। वो बोला कि सेम फोर्स लगाया, मास तो चेंज हो चुका है क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया, और एक्सेलरेशन निकाला है। सो इसको सीधा कैलकुलेट करें तो सीधा जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ पूछ लिया कि फोर्स क्या है, उसमें से हमने फोर्स निकाल लिया। उसके बाद उसने क्वेश्चन को थोड़ा और ऐड अप करने के लिए पूछ लिया कि अगर मास 24 होता और उतना ही फोर्स लगता तो एक्सेलरेशन कितना आता, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया जो कि 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक 5 एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन चाचा के जो लॉ है उसके 5 एग्जाम्पल से बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ वी ट्राई, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इफ वी ट्राई टू पुश एन एम्प्टी कार एंड अ कार फुल ऑफ ब्रिक्स, इट वुड बी ईजियर टू पुश एम्प्टी कार देन द कार फुल ऑफ ब्रिक्स। ओके ओके ओके, कार्ड है, कार्ट, कार्ट, ओके कार्ट। कार्ट मतलब पता है अपने को? कार्ट मतलब वो नहीं होता क्या, वो 2 चक्के होते हैं उसको, और उसमें हम भर के लेके जाते हैं, मतलब जो भी। अब इसमें क्या है? ब्रिक है। तो वो बोल रहा है कि एम्प्टी कार्ट को लेके जाना ज़्यादा इजी है हैवी कार्ट को, मतलब जो ब्रिक्स वाली कार्ट है वो ऑफकोर्स हैवी होगी, उसको ले। तो ये किसके न्यूटन के बेस्ड पे, किस लॉ के बेस्ड पे? सब स्टूडेंट्स बताया कि देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो ये अपना सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया अपना सेकेंड लॉ? ओके, सेकेंड लॉ पे बेस्ड है ये। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ पे ही तो मोमेंटम है, और मोमेंटम ही तो बोलता है जिसका ज़्यादा मास उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। चलो अगला, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर्शिया, मूव द इनर्शिया मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ। ओके 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 ओके। तो वो बोल रहा है कि इसमें इनर्शिया का भी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया भी बोलता है कि जिसका ज़्यादा फोर्स उसको ज़्यादा, मतलब उस, देखो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका ज़्यादा मास होगा उतना उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा, तो उसको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो वो बोल रहा है कि ये जो चीज़ है तुम फर्स्ट लॉ से भी जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब हमने दोनों लॉ से जस्टिफाई कर दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वी पुश अ बाइसिकल एंड अ कार विद द सेम फोर्स, द बाइसिकल विल have greater acceleration than the car because the bicycle is less mass। देखो इसका जो सिंपल फंडा है F इज इक्वल्स टू एम है। सुनो फोर्स सेम है, देखो ये जो फोर्स है ये सेम है। अब बाइसिकल का मास क्या है? कम, तो m कम है, देखो m इज लेस, सो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेट हाई, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। सो अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन को ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब बाइसिकल को ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। बट अगर कार के केस में ले ले, कार के केस में होगा मास ज़्यादा, तो अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है वो हमें कांस्टेंट रखना है, जो m इंटू ए है वो हमको कांस्टेंट रखना है। तो m इंटू ए जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये कह रहा है। एक देखो यार सिंपल लॉजिकल फंडा है, बाइसिकल को अगर हम अपने दोनों हाथ से फुल्ली पुश करेंगे तो वो बहुत तेज़ भागेगी, बट कार को करेंगे तो वो जस्ट स्लोली स्लोली मूव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं ये किसके बेस्ड है। ये होगा अपना थर्ड और सेकेंड लॉ पे, थर्ड
एंड सेकेंड, सभी लॉ पे एक्चुअली, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लॉ पे बोलता है कि जिसका ज़्यादा मास उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी, सेकेंड बोलता है वही, थर्ड भी वही बोलता है, मतलब सेकेंड बोलता है कि जिसका ज़्यादा मोमेंटम उसको ज़्यादा दिक्कत, थर्ड बोलेगा, थर्ड ने तो ये बताया कि F इज टू एम ए होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वी प्लेस अ बुक ऑन अ टेबल द बुक डज नॉट फॉल, ठीक है, नहीं गिरता, दिस इज बिकॉज the amount of force is applied by the table on the book as well as by the book on the table। ये क्या बोल रहा है सिंपल में, ये देखो ये टेबल है अपना टेबल, इस पर मैंने बुक रख दी, इस पर जब मैं बुक रखूँगा तो बुक का क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ठीक है, नीचे ये लगाएगा mg लगता है, ठीक है, चलो इतना नहीं बता था, नीचे एक फोर्स लगाएगा बुक अपना वेट का, तो ये जो टेबल है ये टेबल भी तो उससे ऊपर लगाएगा फोर्स, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, बट टेबल जो है ये, रुक जाओ, इधर बुक है, टेबल है, तो ऊपर एक फोर्स लगेगा और टेबल पे नीचे फोर्स लगेगा, तो इसलिए बुक नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो उसको फोर्स लगा के उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कैंसल आउट कर देगा, इसलिए ये बुक नहीं हिलेगा। चलो नेक्स्ट, ये किस पे बेस्ड है भाई, ये तो थर्ड लॉ पे बेस्ड है सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ वॉकिंग is an example of Newton's third law of motion. We walk, we push the ground in backward direction with same force, the ground in the reaction push us forward with the same force। ये बोल रहा है कि जब हम चलते हैं, एक सेकेंड, जब हम चलते हैं तो जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैर पीछे मारते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, देखो भाई, हम अगर फोर्स ऐसा लगाएंगे तो ये भी हमको फोर्स ऐसा लगा देगा, समझ रहे हो? जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे बैकवर्ड में तो ये हमको क्या करेगा, फॉरवर्ड में पुश करेगा। तो ये भी किस पे बेस्ड है, थर्ड लॉ। भाई साहब थर्ड लॉ के तो बहुत चर्चे हैं। चलो सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन वी शेक ट्री, मतलब जब हम एक झाड़ को, मतलब एक ट्री को शेक करेंगे, द लीव्स ऑफ द tree falls to the ground. This is because the leaves were in the inertia of rest before shaking of the tree. So when the tree shock, they fall down to attain their inertia of rest again। मतलब देखो, मैं ये बोलना चाहता, इस चीज़ से ये कंफर्म होता है कि देखो एक लीफ है, अब ने क्या किया, इस ट्री को जल्दी से हिला दिया। अब ये जो लीफ था ये क्या था, रेस्ट पे था, पर आपने अचानक से इसको क्या कर दिया, शॉक कर दिया। तो इस लीफ को क्या था, उसका तो इनर्शिया ब्रेक नहीं करना था, आपने उसके कैपेसिटी है, तो ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद वो फिर से लीफ नीचे जाके गिर गया। तो इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको तो फिर से अपना इनर्शिया कायम रखना था, फिर से आपने रेस्ट पे आना था। मैंने तो वैसे भी फर्स्ट लॉ में बता ही चुका हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अनटिल उसको कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़ा मस्त टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेगा स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। The magnitude of total final momentum is equals to the magnitude of total initial momentum। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ये एक क्या है, ये एक कैरम का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं यार, ठीक है चलो कैरम क्या आपको पता है, ये ब्लैक वाली है, और यहाँ पे और एक स्ट्राइकर है, समझो ये ब्लैक वाला। ये जो स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर इसको आके ऐसा टक्कर मारा, तो टक्कर मार के क्या हुआ आगे जाके, ये यहाँ पे भागा अपना जो, ये यहाँ पे स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर, और दूसरा जो होता है अपना जो भी होता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इससे हम ये समझे कि ये क्या हुआ है, एक टाइप का कोलिजन मतलब क्या, टक्कर हो गई। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोलिजन होगा तब एक चीज़ कंजर्व रहती है, हर बार एक चीज़ कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहना मतलब क्या, जो फाइनल मोमेंटम होगा वही इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। आगे देखते हैं। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या बोल रहा है, ठीक से सुनो। अगर फोर्स बाहर से नहीं लगेगा
तो क्या बोल रहे हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। देखो सिंपल फंडा है, मैं बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू चेंज इन P बाई टी। अगर वो बोल रहा है कि अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है, तो अगर फोर्स जीरो होगा तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि डेल्टा P भी जीरो होगा। और अगर डेल्टा P जीरो है मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ नहीं। मोमेंटम अगर चेंज नहीं हुआ मतलब वो कांस्टेंट रह गया, मतलब मोमेंटम फाइनल इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल हो गया है। और एक चीज़, अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो इसी को तो कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन मतलब क्या, अगर एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमको इस पूरे जो इसके जो क्वेश्चन होंगे इसमें यही फॉर्मूला लगाना है। चलो नेक्स्ट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था मैंने, when two object collide total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। ये तो तीनों पॉइंट एक जैसे ही है सर। हाँ, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही है, सिर्फ अलग अलग केस पे बेस्ड थे। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करते हैं। हमने अब इतना तो अपना थेरेटिकली समझ लिया, अब ज़रा डेरिवेशन से देखते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ पे बेस्ड है। कैसे, हमने पढ़ा था कि F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1, मतलब ये तो पढ़ा था ना, मतलब जब भी कोलिजन हो या फिर कुछ भी हो तो हमने इतना तो पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा। सो और ये दोनों ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। F2 का हम मान लेते हैं मास M2 और A2। उसके बाद माइनस F1 का M1 A1। अब देखो A2 को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A2 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, A2 की जो भी वेलोसिटी होगी वो मैं समान लेता हूँ V2 इज फाइनल और V1 इज इनिशियल। ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और नीचे मैंने T लिख दिया। आगे मैं माइनस M1 A1 को क्या लिखा हुआ यहाँ पे मैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऐसा लिखना चाहता था। हाँ, सो V2 मतलब फाइनल ऑफ A2 और U2 मतलब इनिशियल। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस M1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है V1 माइनस U1। तो V1 है अपना फाइनल और U1 है अपना इनिशियल। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, वैसे भी डेरिवेशन आपको कभी आते नहीं है, फिर मैं बताता रहता हूँ। तो ये जो यहाँ पे भी नीचे T होगा तो T से T गायब हो जाता है। सो M2 इंटू V2, तो ये आ गए M2 V2, M2 इंटू U2 ये आ गया M2 U2, और बीच में माइनस साइन था तो माइनस रह गया। अब देखो माइनस M1 इंटू V1 ये आ जाएगा माइनस M1 V1, माइनस M1 इंटू माइनस U1 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव M1 U1। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको इधर लिया और मैंने इसको इधर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो M1 V1 है, ये जो M1 V1 है उसको इधर लेके आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव M1 V1। ये जो M2 V2 था वो इसी साइड पे था तो ये वैसे का वैसा ही पॉजिटिव है। उसके बाद जो अपना माइनस M2 V2 था तो वो यहाँ पे आने के बाद प्लस M2 V2 हो गया, और जो पहले से ही था इधर पे M1 U1 वो यहीं पे यही रह गया। देखो स्टूडेंट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है डेरिवेशन वो छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको फाइनल फार्मूला, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब हर एक चीज़ बताता हूँ। देखो मास तो आपको क्लियर होगा, ये मास ऑफ 1, मास ऑफ 2, मास ऑफ, ये जो V1 U1 बहुत कम से देखो V अगर होगा तो वो फाइनल होगा, ठीक से सुन लो। अब V1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का फाइनल। V2 मतलब क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी। U1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हो, और U2 है अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे बहुत इजी जाएगा। एक्सरसाइज में आता है ड्यूरिंग कोलिजन डैश रिमेन कांस्टेंट। अरे बता दो यार क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम, चलो लिख दिया। अ बुलेट हैविंग अ मास, देखो अब चीज़ों को थोड़ा
हार्ड होती जा रही है क्योंकि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ चुका है। तो चलो लिखते हैं, स्लोली स्लोली लिखेंगे। बुलेट हैविंग अ मास, तो बुलेट के मास को मैं m1 मान लेता हूँ। कितना मास है? 10 ग्राम मास है, तो यहाँ पे लिखा है बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर। अब ये स्पीड जो है इसको क्या लिखूंगा? u1, क्यों? क्योंकि ये इनिशियल स्पीड थी बुलेट की, तो मैं इसे u1 लिख लेता हूँ। उसके बाद पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े इसलिए यहाँ पे मस्त एक प्लैंक है, इसको प्लैंक बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो इसमें पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेट मतलब क्या? अंदर घुस जाता है इस तरह, ठीक है। पेनिट्रेट हो गया, तो पेनिट्रेट होने के बाद अपना नहीं ये जो वुडन प्लैंक है उसका मास इन्होंने 90 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे m2 कितना है? 90 ग्राम। अब क्या बोला है? द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो u2 था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड, मतलब ये प्लैंक कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या लिखा है? द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब क्या? अंदर घुस के रुक गई, ठीक है, इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। ये देखो बोथ मूव टुगेदर, इसका मतलब क्या है सर? देखो जो दोनों चीज़ एक साथ एम्बेड हो गई तो उन दोनों की एक वेलोसिटी हो गई v। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो v1 है इज इक्वल्स टू v2 है, ये जो एक ही वेलोसिटी हो जाएगी v। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि v1 और v2 मतलब उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो चुकी है क्योंकि वो एक साथ जा रहे हैं, समझ रहे हो। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v, और यही हमें अभी फाइंड करनी है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? चलो सब एक साथ बोलेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस प्लस नहीं इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे आपने तो बोला सर कि m1 ये जो v1 है इसको मैं v लिख दूंगा और m2 v2 को भी मैं v लिख दूंगा। ये वाला पार्ट अभी न्यूमेरिकली डालते हैं। m1 क्या है? 10 इंटू u1 क्या है? 1.5 डालते रहो। m2 क्या है? 90 और u क्या है? u अपना 0 है। और इस साइड पे क्या हो रहा है? इस साइड पे v कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? m1, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, तो लिख देते हैं m1 का मास कितना था? 10 प्लस m2 का मास कितना था? 90। समझ रहे हो क्या? इन दोनों चीज़ को कॉमन ले लिया, अपना v को बाहर निकाल दिया कॉमन, तो ये जो चीज़ है ये 0 हो गई थी तो ये 0 हो जाएगा और 10 इंटू 1.5 अपना 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ को मैं लिखता ही नहीं हूँ, 0 ही हो चुका है। सो मैं ये लिख सकता हूँ 15 इज इक्वल्स टू v, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100। सो v इज इक्वल्स टू 15/100। तो देखो इसका आंसर आ चुका है 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया अपना आंसर। देखो क्वेश्चंस हार्ड आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है, सिंपल है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। वैसे भी 9th में इतना हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा दिमाग चलता रहे, आपको कैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बिल्ड हो आपके दिमाग में। तो हमको हर एक चीज़ को क्वेश्चन से निकालना पड़ता है स्टूडेंट, समझ रहे हो। मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं गिवन था। अब यहाँ पे डायरेक्टली गिवन था क्या कि v1 इज इक्वल्स टू v2 है, वो यहाँ पे लिखा कि बोथ मूव टुगेदर, इसलिए हमने बोल दिया कि अगर दोनों मूव टुगेदर हो गए तो फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और वही पूछ ली उन्होंने, डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg and it recoils with a speed of 2.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन। देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला, मास जो है वो 500 है और रिकॉइल, रिकॉइल मतलब क्या? अगर आपने कभी कैनन तो छोड़ो, बंदूक तो देखा होगा सिनेमा वगैरह में। अब जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो बंदूक है वो थोड़ा पीछे नहीं आ जाती। मतलब अगर तुमने रॉकेट लॉन्चर वगैरह देखा तो वो जब गोली मारता है तो थोड़ा पीछे आ जाता है रॉकेट लॉन्चर, तो उसको रिकॉइल बोलते हैं। तो रिकॉइल कितना हुआ? 0.25
मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहे हैं कि मोमेंटम कितना था। भाई मोमेंटम का तो फॉर्मूला है mv। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें ये कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। कोलिजन का क्वेश्चन होगा तो 2 मास गिवन होंगे, तो सिंपली हम mv कर देंगे। तो m है अपना 500 और 0.25, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, 125 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 1/4 लिख सकते हैं हम इसको, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 जार, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 जार, हाँ 125 इज द आंसर स्टूडेंट्स। और मोमेंटम का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड, ये होगा अपना यूनिट। क्यों? क्योंकि मास था kg में और वेलोसिटी थी मीटर पर सेकेंड में। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 बॉल्स हैव मास। अब देखो 2 मास आ गए, मतलब ये कोलिजन का क्वेश्चन है। सीधा आंख बंद करके फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट्स, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। चलो नेक्स्ट, 2 बॉल्स ऑफ मास 50 100, चलो 50 100 समझ रहे हो, ये पुट कर रहा हूँ जस्ट में, रिस्पेक्टिवली एंड दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन से जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी। मतलब वो बोल रहा है कि एक 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एक 1.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। समझ रहे हो? अब इससे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि सर आपने 3 मीटर वाला पीछा क्यों, मतलब पीछे क्यों लिखा? अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, कोलिजन होना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी है, मतलब जो पकड़ने वाला है अगले वाले बॉल को उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए अगले वाले बॉल से, तब जाके कोलिजन होगा। तो ठीक है, सो क्या है इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी अपनी जो 50 ग्राम वाले बॉल की थी वो 3 थी, प्लस 100, अपना 100 थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये 100 इंटू क्या है u2 अपना 0.5 है इज इक्वल्स टू, चलो आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.5। मतलब वो बोल रहा है कि ये कोलाइड होने के बाद ये ऐसा आ गया कोलाइड हो गया, ये कोलाइड हो गया। अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला बॉल है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक है, ये 2.5 मीटर सेकेंड से जा रहा है, मतलब ये क्या दिया है v1। सो यहाँ पे हम v1 भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, ये तो अपना 50 है, तो v1 कितना हो गया 2.5। तो अब पूछा क्या है भाई इन्होंने, पूछा क्या है, चलो देखते हैं। तो सिंपल है, अपने को दिख भी रहा है कि v2 पूछा होगा। क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर द कोलिजन। सिंपल v2 पूछा है, सीधा सॉल्व कर लेंगे। 150 प्लस 100 इंटू 1 पॉइंट होता है 150 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2.5 होता है अपना, हाँ 125 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 100 इंटू v2। सो 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 300, और ये जो है ये इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा इज इक्वल्स टू 100 v2। तो ये जो आ जाएगा स्टूडेंट्स 275 इज इक्वल्स टू 100 v2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड अरे क्या सर आप भी क्या गलत कर देते हो। अरे भाई 300 माइनस 125 कितना आता है 175। तो यहाँ से इससे ये डिवाइड होने के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सो अपना v2 इज इक्वल्स टू 1.75 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या देखो आंसर आ गया। देखो मूवमेंट ऑफ अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन बहुत हार्ड मानते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो आपको एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको कंसेप्ट भी बताया कि सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन होता है इसमें, और ये भी डिराइव भी करके दिखाया है। ठीक है, डिराइवेशन पे इतना ध्यान मत दो, वैसे भी वो आपके लेवल के ऊपर ही जाता है, बट जो फॉर्मूला है वो तो लर्न कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो आपने आगे के लिए। और आगे बढ़ते हैं अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ये शब्द हमने बहुत बार पढ़ा इस लेसन में, अब फिर से यहाँ पे आ चुका है। इस टाइम ये यहाँ पे क्यों आया है? देखो यूनिफॉर्म का सिंपल मतलब है नॉट चेंज,
सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी। गलत, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड की बात कर रहा है। ठीक से सुनो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक सर्कल है, यहाँ पे है ही वैसे भी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूमेगा ना तो ऐसा 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 जाएगा जाएगा जाएगा, तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट? यूनिफॉर्म में स्पीड स्पीड कांस्टेंट रहेगा पर वेलोसिटी चेंज रहेगा। क्यों? अरे याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेलोसिटी तो सिर्फ स्पीड पे तो नहीं डिपेंड करती, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, मतलब समझ रहे हो क्या? वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब जैसे हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये रट मत लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है पर स्पीड कांस्टेंट रहती है। चलो अभी यही एक मेन चीज़ थी समझाने की, तो चलो रीड करते हैं। वेलोसिटी चेंजिंग कॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज। अरे सही बोला, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन पे हर पॉइंट पे। उसके बाद क्या बोला है? बट द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अरे बाप रे, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, सही बात है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, समझ रहे हो? एज इट मीन स्पीड इज यूनिफॉर्म, सही बोला। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, वेलोसिटी नहीं। बट एज वी चेंज, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज, वी कॉल इट एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हमने आग पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, हम तब क्या बोलते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। पर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड क्यों बोले? क्यों? क्योंकि स्पेशल केस है, सर्कुलर मोशन में हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेटेड मोशन है ये। जस्ट मैग्नीट्यूड सेम है मतलब स्पीड सेम है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वी चेंज, एक्सेलरेशन नॉट 0। समझ गए? ये 3 चीज़ें हैं आपको जो समझनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। ये 3 चीज़ कर लोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ये देखो, ये जो डैश डैश होता है ना, ये ऐसे 2 लाइंस, इसके बीच में जो भी क्वांटिटी रख दो ना तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलती है। अब यहाँ पे सिंपली स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सरकमफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? 2πr। अरे ये तो जानते हो ना भाई, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस कितना है? 2πr, टाइम नीचे लिख दिया तो ये आ गया अपना फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सर्कुलर मोशन, अपना फर्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि उसमें जो डिस्टेंस आएगा वो 2πr आएगा, और इसमें सिर्फ हमने टाइम से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये स्पीड निकाल रहे हैं हम। चलो एक्सरसाइज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंज एट एवरी पॉइंट। क्या चेंज होता है स्टूडेंट्स? देखो स्पीड क्या रहता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। स्पीड तो हमने पढ़ लिया सर, कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी क्या रहता है? चेंज। हाँ ठीक है, ये भी पढ़ लिया सर। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। अरे गधे, एक्सेलरेशन होता है पर चेंज नहीं होता, समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन होता है भाई पर चेंज नहीं होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है वो आ जाएगा अपना वेलोसिटी। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाला है। हर एक डेरिवेशन आपको करवाया है, हर एक क्वेश्चन करवाया है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया कि आप 11th-12th में अच्छा नीट जेई जो भी एग्ज़ाम दे सकते हो साइंस स्ट्रीम से वगैरह, वो चीज़ें आपको फाउंडेशन अभी से मिल जाए। और जिन स्टूडेंट को सिर्फ 9th बोर्ड पास, 9th का बोर्ड वैसे भी का ही है महाराष्ट्र में, पर जिनको अच्छे से जस्ट समझना है गिव रीज़न वगैरह, या फिर जिनको लर्न नहीं होता चीज़ें जल्दी से, तो उनके लिए मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया और उसके बाद उसको सॉल्व करके रीड भी किया है। अगली बार मैं ट्राई करूँगा कि जिस बच्चे का रेफरेंस लिया उसको छोड़ के किसी अच्छे हैंड राइटिंग का ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे को बोल रहे थे कि ये जो हैंड राइटिंग है समझ में नहीं आए। मैं नेक्स्ट टाइम से इसका केयर कर लूँगा स्टूडेंट्स। और
इतना ही था इस चैप्टर के बारे में। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बेसिक सा चैप्टर था, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके 11th के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी वैल्यूएबल एडिशन, आपका वैल्यू एडिशन हुआ है इस चैनल के वीडियो से, थैंक यू।